आज का हमारा टॉपिक होगा इंस्पेक्शन, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ कार्कसेस। इस टॉपिक में हम दो चीजें मेनली डिस्कस करेंगे, एक ग्रेडिंग और दूसरी इंस्पेक्शन। बेसिकली जब हम इंस्पेक्शन करेंगे तो उसकी बेस पे ही ग्रेडिंग करते हैं। तो हम देखेंगे कि ग्रेडिंग के कौन कौन सी टाइप्स हैं, किस क्या क्राइटेरिया है जिनकी बेसिस पे हम ग्रेडिंग करते हैं, कैसे की जाती है इंस्पेक्शन, कैसे की जाती है कार्कसेस की, और एक प्रोसेसिंग प्लांट में ये सारी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। तो इन चीज़ों को हम आपस में डिस्कस करेंगे। जब हम मीट इंस्पेक्शन की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्री जिसके बारे में रेफरेंस हमें मिलता है वो सबसे ओल्डेस्ट जो रेफरेंस है वो बाइबल में मिलता है। अल्लाह ताला ने बाइबल में सबसे पहले इंसानों को डेड एनिमल्स खाने से मना किया, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना हो सकी। यूरोपियन कंट्रीज में 12th सेंचुरी तक इस रेगुलेशन के ऊपर, इस कानून के ऊपर कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। पाकिस्तान में तो जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और अभी भी लोगों को करा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान उस रिस्क में से खाओ जो हलाल है और तैयब है यानी पाक है। इसमें इंसानों के लिए दो लेसन है। एक ये कि हलाल चीज़ें खाएं, जिसका मैंने क्लास में भी कहा था कि वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने डिफाइन करती हुई हैं कि ये हलाल के क्राइटेरिया हैं। और दूसरा इसमें आता है तैयब। तैयब का मतलब होता है पाक। और पाक को अगर हम फूड के परस्पेक्टिव में देखें तो हमारे पास इसमें कोई टर्म आती है फूड सेफ्टी, कि आप जो भी खाना खाएं उसमें फूड सेफ्टी को इंश्योर किया हो। और फूड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इन फूड इंस्पेक्शन। बहुत सारे कंट्रीज में फूड इंस्पेक्शन के लॉज हैं जो जिनके अकॉर्डिंग ऐसे है कि आप कोई भी ऐसा एनिमल लोगों को नहीं खिला सकते जो बीमार हो या जिससे जूनोटिक डिजीज हो, कोई जो बीमारी दूसरे इंसानों को लग सके। तो उसके ऊपर बड़ी सख्त रेगुलेशन है। पाकिस्तान में भी अब इसके ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है, पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी भी है। तो इस पाकिस्तान में भी अब ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि कहाँ से ये सारी चीज़ें चली, और इसके ऊपर जो बेसिक गाइडलाइंस थी वो हमें अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की हुई है। जो बेसिक मैकेनिज्म इसमें चलता है वो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद उस इंस्पेक्शन की बेसिस पे हम सॉर्टिंग करते हैं, उनको अलग-अलग करते हैं। जो एक्सेप्टेबल है उनको अलग करेंगे, जो एक्सेप्टेबल नहीं है उनको अलग करेंगे। फिर जो एक्सेप्टेबल चीज़ें होती हैं उनकी फिर फर्दर ग्रेडिंग करते हैं कि उनमें से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ थोड़ी दरमियाने लेवल की अच्छी होती हैं, कुछ बस मुनासिब सी होती हैं। तो उसकी उस लेवल उस तरीके से हम ग्रेडिंग करते हैं। इस ऑल्दो कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि हम पहले इंस्पेक्शन करते हैं, फिर सॉर्टिंग और फिर ग्रेडिंग। लेकिन एक बेसलाइन एस्टेब्लिश करने के लिए हम ग्रेडिंग को थोड़ा सा मैं पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम उस ग्रेडिंग की बेस पे इंस्पेक्शन की तरफ जाएंगे। तो जब हम ग्रेडिंग की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की ग्रेडिंग है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रेडिंग की। सबसे पहले क्वालिटी बेस्ड ग्रेडिंग होती है। क्वालिटी बेस्ड ग्रेडिंग ये है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफाइन करते हैं कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जिसको हम ए ग्रेड कहते हैं, या मीडियम प्रोडक्ट है जिसको बी ग्रेड कहते हैं, या ये कोई इतनी कोई खास नहीं है बस एक्सेप्टेबल है, या लो ग्रेड है जिसको हम नॉर्मली सी ग्रेड कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इसके अलावा वेट बेस्ड ग्रेडिंग होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं प्रोसेसिंग प्लांट में। तो वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी हम उनको बनाने के लिए वेट बेस्ड ग्रेडिंग करते हैं। समटाइम हमें हाई वेट वाला बर्ड चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लो वेट वाला बर्ड चाहिए होता है। तो जब हम चिलर से बर्ड निकल के आगे आता है तो वहां पे हम इसकी फिर बर्ड की वेट बेस्ड ग्रेडिंग करते हैं, और उस वेट के हिसाब से हम उसको डिफरेंट लाइंस की तरफ कर देते हैं फॉरवर्ड। लाइक कोई बहुत हैवी बर्ड है, तो बहुत हैवी बर्ड होगा तो उसको हम डिबोनिंग की तरफ ले जाएंगे। अगर कोई मीडियम वेट का बर्ड है तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास होल कारकस लाइन होती है, वहां पे चला जाएगा। या इसके अलावा जो नॉर्मल कैटेगरी का बर्ड होता है उसको हम पोर्शनिंग लाइन में भेज देते हैं। इसी तरीके से फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे भी हम बर्ड्स को ग्रेड करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो बिल्कुल नॉर्मल बर्ड होगा, ये मैं पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी प्रोसेसिंग प्लांट में क्या होता है कि जो बिल्कुल एक नॉर्मल बर्ड होगा वो उसको हम होल कटअप होल लाइन या पोर्शनिंग लाइन की तरफ भेज देंगे। अगर कोई बर्ड जिसकी फिजिकल अपीयरेंस ठीक नहीं है, उसमें कोई कट लगा हुआ है, कोई इंजरी है, कहीं से स्किन उसकी टॉर्न है, कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस तरह के बर्ड को हम डिबोनिंग लाइन में भेज देते हैं, उसको हम होल बर्ड लाइन में यूज नहीं करते।
बेसिकली जो फिजिकल अपीयरेंस की जो बेस पे जो ग्रेडिंग है जो पाकिस्तान में होती है वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। जो क्वालिटी ग्रेडिंग है, जो जो सबसे पहला पॉइंट है, जो मेनली जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में होती है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस ये है कि उसमें जो क्वालिटी ग्रेडिंग है जिसमें ए बी सी ग्रेड दिए जाते हैं, उस केस में हम बर्ड को बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्राइटेरियाज है जो हम आगे पढ़ेंगे उनकी बेस पे करते हैं। लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे ग्रेडिंग होती है पाकिस्तान में खासतौर पे, वो जस्ट एक लाइट सा उसमें होता है, उसमें कोई इतनी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके अलावा फिर हम ग्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट करते हैं कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है या जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। समटाइम आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट बनानी होती है जिसका वजन कम हो, तो आप अपना क्राइटेरिया सेट कर देते हो कि जी लो वेट वाला बर्ड इधर जाएगा, हाई वेट वाला बर्ड इधर जाएगा। इसमें जो प्रोसेसिंग प्लांट में वर्किंग होती है वो इसी तरीके से होती है कि उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई होती है कि हमें इस वेट कैटेगरी का बर्ड चाहिए, जो डिफरेंट लाइंस होती हैं। तो वो कुछ बर्ड जो उस फिर वो लाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस वेट कैटेगरी वाला बर्ड वहां पर भेज देते हैं। ग्रेडिंग करता कौन है? प्रोसेसिंग प्लांट में क्वालिफाइड वर्कर्स होते हैं जो ग्रेडिंग करते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, वो बर्ड को पकड़ के उनको वजन का अंदाज़ा हो जाता है। अगर किसी बर्ड के वजन का अंदाज़ा ना हो रहा हो तो उस केस में वो उस बर्ड का अलहदा से उन्होंने वेट बैलेंस रखा तो उस पर वो वेट करके तो कन्फ्यूजन ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज में, इंटरनेशनल कंपनीज है, पाकिस्तान में तो ऐसे जितना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज में कंप्यूटराइज एक विजन सिस्टम है कि वो कारकस को ऑटोमेटिकली एवेल्युएट करता है वो कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसकी ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग करके उसको डिफरेंट जगह पे लेके जाता है। इन ग्रेडिंग की बेस पे एक नेशनल, और ये ग्रेडिंग जो हम करते हैं बेसिकली नेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम फुलफिल करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा जब भी इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं नहीं, पंजाब फूड अथॉरिटी ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं लेकिन अभी इतने ज़्यादा वो स्टैंडर्ड्स नहीं है कि जो जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में ग्रेडिंग चलती है उसको फुलफिल करे। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट एक नेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं और हम उन स्टैंडर्ड्स की बेस पे ग्रेड करते हैं। जैसे अगर आप इस स्लाइड में जो ऊपर एक लोगो लगा हुआ है तो ये यूएसडीए ए ग्रेड है कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रेगुलेशन सेट किया। अगर आपका बर्ड उस कैटेगरी में फॉल करेगा तो वो ए ग्रेड कार्कस होता है। ये एक पिक्चर है हमारे पास ऑटोमेटिक सॉर्टिंग सिस्टम की, जिसमें वो लेग्स की ग्रेडिंग कर रहा है, उसकी सॉर्टिंग कर रहा है। इसमें पीछे शुरू में एक कंप्यूटर लगा होता है, एक एक करके हम इसके ऊपर लेग या जो भी जिस भी पार्ट की हमने ग्रेडिंग करनी होती है वो डिफरेंट मशीन्स होती हैं, तो आप वो रखते जाते हैं। कंप्यूटर उसको स्कैन करता है, उसको एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करता है, और फिर आगे ये जो आपको वाइट सा कौन सी नज़र आ रही है, ये उनको सॉर्टिंग करता जाएगा कि ऑटोमेटिकली उन पार्ट्स को सेपरेट करता जाएगा। ये डिफरेंट स्टेशन होते हैं। लाइक फर्स्ट अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी ये जो सॉर्टिंग हो रही है यहाँ पे जो हमारा ए ग्रेड है उसको सेपरेट कर देगा। फिर आगे अगेन इसी तरीके से एक हमारे पास लगी होगी नॉब सी कि जो जो वहाँ पे जो बी ग्रेड होगा उसको वो सेपरेट कर देगा। तो ये इस तरीके से ऑटोमेटिक जो हमारी सॉर्टिंग या ग्रेडिंग चलती है वो इस तरीके से चलती है। माइन की आप वेबसाइट पे या मेरल की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको इन चीज़ों की वीडियोस मिल जाएंगी कि कौन कौन सी टाइप्स है और कैसे ये काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम ग्रेडिंग करते क्यों हैं। जब हम ग्रेडिंग की बात करते हैं तो ग्रेडिंग हमें एक एक्सेप्टेबल कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करती है कि जो बायर्स और सेलर्स यूज कर सकें। लाइक आपने कोई प्रोडक्ट लेनी है तो आप जब एक स्टैंडर्ड डेवलप हो गया हुआ है कि ए ग्रेड कारकसीज में ये क्वालिटीज होती हैं, बी ग्रेड कारकसीज में ये क्वालिटीज होती हैं। तो जब आप किसी भी फोरम पे किसी भी इंटरनेशनल कंपनी से बात करेंगे तो आप कहेंगे कि जी हमें ये ए ग्रेड कारकस चाहिए या हमें बी ग्रेड कारकस चाहिए। अगर आपके मुल्क के और दूसरे मुल्क के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस होगा, हो सकता है आपके मुल्क में ए ग्रेड कुछ और चीज़ हो, दूसरे मुल्क में ए ग्रेड कोई और चीज़ हो। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रेडिंग फॉलो करने का फ़ायदा यही होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो होती है उसकी रीच इंक्रीज हो जाती है, आप इंटरनेशनल मार्केट को असेस कर सकते हो। और फिर इसी ग्रेडिंग की बेस पे जब आप उसकी अपनी यील्ड कैलकुलेट करते हो और उसकी जब जो ग्रोअर को प्राइस पे करते हो तो उसका ग्रोअर को भी फायदा होता है। उसको किस सेंस में फायदा होगा कि अगर कोई फार्मर आपको अच्छी क्वालिटी का बर्ड दे रहा है, आप उसको ज्यादा पेमेंट करोगे तो ऑब्वियसली उस फार्मर को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर कोई फार्मर जिसकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, जिसके बर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है,
तो आप उसको लो ग्रेड के हिसाब से पैसे दोगे, उसको कम पैसे दोगे। और ये जितना भी ग्रेडिंग का होता है इसमें यूएसडीए या दूसरी भी एजेंसीज होती हैं जिन्होंने एक बेंचमार्क कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को वो रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं कि आपने उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा। हर कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है जो बेसिकली इन चीज़ों को इंश्योर करता है कि वो आपके जो परफॉर्मर्स है वो फील करते रहते हैं कि हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो भी एजेंसी होगी वो आके आपका स्टैंडर्ड चेक करेगी और आपको उसका सर्टिफिकेशन देगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अगर प्रॉपर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या कोई भी जो स्टैंडर्ड है ग्रेडिंग का फॉलो कर रहे हो, तो आप अपनी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन इंक्रीज कर सकते हो अपने एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए या ब्रांड नेम एस्टेब्लिश करने के लिए। उस ग्रेडिंग को यूज कर सकते हो, आप सबको बता सकते हो कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें ये चीज़ है, ये एडवांटेज नहीं है। जैसे आपने देखा होगा KNN वाले आजकल उनकी एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ होती है कि नो वेजी ओनली वेजिटेबल सोर्स, कि हमारी जो फीड है जिसमें सिर्फ वेजिटेबल सोर्स यूज कर रहे हैं। अब उन्होंने इसका ये ग्रेड बना लिया कि ये वेजिटेबल सोर्स वाली फीड खा के ग्रोथ कर रहे हैं, ये एनिमल सोर्स वाली फीड खा के कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप ग्रेडिंग करते हो डिफरेंट पार्ट्स की, डिफरेंट कारकैसेस की, तो उसकी बेस पे आप अपनी मार्केट में अपनी वर्थ एस्टेब्लिश करते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम वेट बेस्ड जो ग्रेडिंग करते हैं उसमें हम बर्ड के अपने उसकी जो कार्कस का वेट होता है उसकी बेस पे उसको डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट स्पेसिफिक जो लाइन होती है वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। लाइन हमारे पास जैसे होल कार्कस लाइन है, पोर्शनिंग लाइन है और डिबोनिंग लाइन है, जहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। तो हमारे पास जो बहुत लो वेट के कार्कस जाएंगे लाइक 900 ग्राम वाला कार्कस है, इस कार्गोस को हम मिन्स की तरफ ले जाएंगे कि वो क्योंकि बहुत छोटा है उसकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो हम कीमा बना देंगे। 1100 ग्राम तक का कारकस होगा, तो ये कारकस जो है हमारे लिए आइडियल है कि आप इनसे स्किन ऑन प्रोडक्ट्स बना लें, क्योंकि आप जब स्किन ऑन जब उसकी सफाई वगैरह करेंगे तो पीछे 1 किलो का कारकस बच जाएगा और आपका 1 kg पैकिंग में आप इस कारकस को रेडी कर देंगे। अगर 1100 से 1300 ग्राम तक का कारकस हो, उसको भी हम होल कारकस लाइन में या पोर्शनिंग लाइन जो है जिसको कटअप पार्ट्स जहाँ पे बनते हैं तो उस लाइन में मूव कर देंगे। और इस तरह के कारकस का हम स्किन लेस प्रोडक्ट बन जाती हैं, क्योंकि वो जब आप स्किन उतारेंगे तो वो अगेन 1 kg की प्रोडक्ट बन जाती है। इसी तरीके से जब आपका जो कारकस इस बॉडी वेट रेंज में फॉल कर रहा हो कि वो 1300 से 1500 ग्राम का उसका बॉडी वेट है, तो उसको हम डिबोनिंग के लिए मेनली यूज़ करते हैं, ये समटाइम कटअप पार्ट्स बना लेते हैं। और अगर 1500 ग्राम से ज़्यादा वजन वाला कारकस है तो उसकी भी हम डिबोनिंग करते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, मतलब आप इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट, योर मार्केट रिक्वायरमेंट, आपकी जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वेट बेस्ड ग्रेडिंग है, सेम इसी तरीके से फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे हम ग्रेडिंग करते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट फिजिकली ओके है तो आप उसको वेट के हिसाब से कैटेगराइज करके उस स्पेसिफिक लाइन में भेज देंगे। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में कोई पार्ट डैमेज्ड है, लाइक विंग ब्रोकन है या कोई लेग में कोई इंजरी है या उसकी स्किन टोर्न है, कोई पार्ट टूटा हुआ है या वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का कट लग गया है, तो उस तरह के बर्ड को उसकी कंडीशन देखते हुए डिफरेंट एरिया में भेजते हैं। समटाइम आप उसको पोर्शनिंग की तरफ भेज देते हो कि वो स्पेसिफिक पार्ट रिमूव करके बाकी जो पार्ट्स हैं उनको यूज़ कर ले, या समटाइम उसको हम डिबोनिंग की तरफ भेज देते हैं। अगर कोई मेजर डैमेजेस हैं, ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ है कारकस फिजिकली, तो उसको फिर हम डिबोनिंग एरिया में भेज देते हैं कि उसके अलग अलग पार्ट्स हो जाएं। और इन केसेस में जो भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल पार्ट नहीं होता उसको हम कट करके रिमूव कर देते हैं। ग्रेडिंग के बाद जो हमारा दूसरा एस्पेक्ट आता है वो आता है जी इंस्पेक्शन। बेसिकली जो हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इंस्पेक्शन हम ग्रेडिंग से पहले करते हैं। इंस्पेक्शन हमारी रिलेट करती है उसके पोस्टमार्टम एनालिसिस से। एंटीमार्टम एनालिसिस भी हम करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है पोल्ट्री के केस में वो पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन है कि आप बर्ड को उसका पोस्टमार्टम देखते हो, उसकी मीट क्वालिटी को इंस्पेक्ट करते हैं, मीट को देखते हैं कि मीट कैसा है, कारकस में कोई ऐसी बर्ड में कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है, कारकस की फिजिकल अपीयरेंस ठीक तो है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इंस्पेक्शन में करते हैं। और मोस्टली जो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो इंस्पेक्शन वाला पार्ट है ये हम इविसिडेशन एरिया में करते हैं।
विसरेशन एरिया में एक पूरा पोस्टमार्टम स्टेशन बना होता है, इंस्पेक्शन स्टेशन भी आप उसको कह सकते हैं। वहाँ पे इंस्पेक्शन होती है और वहाँ पे हम इस सारे प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो इंस्पेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इंस्पेक्शन के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आपने एक प्रॉपर इंस्पेक्शन स्टेशन एस्टेब्लिश करना होता है। और जैसे ये आपको नीचे पिक्चर में शो हो रहा है इंस्पेक्शन स्टेटस में, इसमें जो ब्लू सा आपको एरिया शो हो रहा है वो एक मिरर लगा होता है। और मिरर का एडवांटेज ये होता है कि आप अगर लाइन के एक साइड में खड़े हुए तो जब आप सामने खड़े होंगे तो एक साइड से आप खुद देख रहे होंगे और मिरर से आपको कारकस की बैक साइड नजर आ रही होती है। तो एक आप इंस्पेक्शन स्टेशन डेवलप करते हैं और उस इंस्पेक्शन स्टेशन में आप क्या करते हैं कि आपके जितने भी कारकसेस या बर्ड्स आ रहे होते हैं आप उनको अलग-अलग करते जाते हैं। जो आपको हेल्दी लगता है बर्ड या ठीक लगता है उसको आप जाने देंगे और जो थोड़ा सा बर्ड आपको प्रॉपर ठीक नहीं लगेगा उसको आप सेपरेट कर लेते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें इंस्पेक्शन स्टेशन डेवलप करना। और इंस्पेक्शन स्टेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जब हम किसी भी इंस्पेक्शन स्टेशन की रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है वो स्पेस की आती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आपकी जो स्पेस होती है मेनली वो लाइन स्पीड पर डिपेंड कर रही होती है। अगर आपकी लाइन स्पीड ज़्यादा है तो आपको 2 इंस्पेक्टर 3 इंस्पेक्टर खड़े करने पड़ेंगे। अगर आपकी लाइन स्पीड थोड़ी है नॉर्मल जैसे पाकिस्तान में 5-6 हज़ार बर्ड्स पर आवर की स्पीड में चला रहे होते हैं लाइन, तो इस केस में आपको रिलेटिवली थोड़ा कम स्पेस चाहिए। और नॉर्मली इसमें आपको तकरीबन 6 फुट तक जगह चाहिए होती है। जो पाकिस्तान में मैंने देखे हैं कि वहाँ पे 6 फुट तक वो स्पेस लेते हैं। दूसरी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे इंस्पेक्शन स्टेशन में वो लाइट है। पहली चीज़ कि लाइट की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि आपको जो कारकस है वो प्रॉपर तरीके से नजर आए। इसमें डिफरेंट जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि अगर आपका जो सिस्टम है वो इस तरह का जो ट्रेडिशनल इंस्पेक्शन सिस्टम है कि उसमें 35 बर्ड्स पर मिनट की स्पीड होती है, तो इस केस में 50 फुट कैंडल लाइट चाहिए। वहाँ पे लाइट इंटेंसिटी कम चाहिए क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप कारकस को प्रॉपर तरीके से देख सकें। लेकिन अगर आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है लाइक स्ट्रीमलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम है, उस केस में 1 मिनट में आप 70 बर्ड्स इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो इस केस में आपको 200 फुट कैंडल लाइट चाहिए। अब ये फुट कैंडल है, आपने शायद पढ़ा हो लाइट इंटेंसिटी के जो यूनिट लक्स है, जब लक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये मजीद इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से लाइट के अंदर जो हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एक तो लाइट की डायरेक्शन है कि डायरेक्शन इस तरीके से कि वो कारकस के ऊपर डायरेक्टली पड़ रही हो ताकि हमें कारकस की जितने भी सिम्टम्स हैं या कोई प्रॉब्लम हो नजर आ सके। दूसरे नंबर पे लाइट का कलर इस तरह का होना चाहिए या लाइट की थ्रो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो कारकस का कलर ना चेंज करे, वो कोई उधर वहां पे कोई साया ना प्रोड्यूस करे। तो इन चीजों का भी हमने ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो इसमें हमारे पास आती है वो होती है जी हैंड वॉशिंग फैसिलिटी। किसी भी इंस्पेक्शन स्टेशन में हैंड वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि जब आपके कारकसेस में क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, आपका जो इंस्पेक्टर है वो एक कारकस को उतार के रखे तो वो उसको हैंड वॉशिंग इजीली उसके लिए पॉसिबल हो। और उस हैंड वॉशिंग फैसिलिटी में 18 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाला पानी जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा हो। उसके अलावा जो दूसरी जो होती है वो होती है जी कंडेमनेशन कंटेनर्स। जब आप कारकसेस को इंस्पेक्ट करते हैं तो वहां पे जो आपके कार्कसेस जो आपकी क्वालिटी क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते उनको आपने फेंकना होता है। उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो लीक प्रूफ होने चाहिए। उसके बाद दो तरह के कंटेनर नॉर्मली रिकमेंड किए जाते हैं कि एक होल कार्कस के लिए हो और एक पार्ट्स के लिए। कि अगर पार्ट्स मींस कि अगर किसी कार्कस का कोई स्पेसिफिक पार्ट डैमेज है लाइक विंग ब्रोकन है, तो आप क्या करेंगे उसके उस विंग को उधर ही कट करके उधर उस कंटेनर में डाल दे, बाकी कार्गोस को आगे जाने दे। तो ये थोड़ा सा इस सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और उनको जो डिनेचरेशन करनी है, जो भी आप कंडेमनेशन करने हैं, जो आपने कंडेम किए कार्कसेस जो आपके स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर रहे, तो उनके एक प्रॉपर मेथड डेवलप करें और उस मेथड के थ्रू उनको आप खत्म करें, उनकी जो डिनेचरेशन है वो उस तरीके से करें। देन द नेक्स्ट वन इज होल्डर फॉर इंस्पेक्टर फॉर्म कि जो भी आपने इंस्पेक्शन करनी है उसके लिए आपने एक होल्डर लगे होंगे। आप इंस्पेक्शन की जो टैली है जो भी आपका रिकॉर्ड है वो आप सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो कि हमने इतने कार्कसेस चेक किए उनके अंदर ये प्रॉब्लम थी, तो उन वो सारी चीज़ें आपको साथ साथ वहाँ पे एक फॉर्म पे प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ फिल करनी पड़ती है।
नेक्स्ट चीज़ होती है जी हैंग बैग रैक्स। इसका ये होता है कि इसमें समटाइम आपके पास कुछ ऐसे कार्कसेस आ जाते हैं जिन पे आपको कंफ्यूजन होती है कि आया कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो उन कार्कसेस को आप सेपरेट कर लेते हो, उनको एक रैक पे हैंग कर देते हो, और जो प्रॉपर जो सीनियर वेटरनेरियन है वो आता है और वो उन कार्कसेस को चेक करने के बाद रिकमेंड करता है कि आया कि इनको दोबारा से आपने यूज़ करने हैं या इनको डिस्कार्ड करना है। इसके अलावा जो आपका प्लेटफॉर्म है वो एडजस्टेबल होना चाहिए, आपको इंस्पेक्शन स्टेशन में इजीली आप बर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकें। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन मिरर जो है वो मस्ट है, वो कंपलसरी है आपके लिए इंस्पेक्शन स्टेशन में। इंस्पेक्शन करता कौन है इसमें? यूजुअली हर कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। वो गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ मिलके कुछ स्पेसिफिक सेट पैटर्न डिज़ाइन करते हैं कि हमने ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारे इन क्राइटेरियाज को हमने फॉलो करना है। तो वो समटाइम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोग इसको चेक करते हैं। बहुत सारी जगह पे जो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं कि गवर्नमेंट की जो वो एजेंसीज हैं उन्होंने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए रखा होता है जो कार्सेस को इंस्पेक्ट करता है, ताकि कंपनी वाले जो हैं वो कोई दो नंबरी ना लगाएं, क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी कंपनी की अपने हाथ में होगा तो वो वहाँ पे दो नंबरी लगा सकते हैं, तो इस चीज़ में भी आते हैं। और जब हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो इंस्पेक्शन के 8 डिफरेंट एरियाज हैं जो यूएसडीएस सिस्टम है उसमें आते हैं। वो 8 पॉइंट्स पे हम मेनली वर्किंग करेंगे। जो हमारा जो इंस्पेक्शन हम करते हैं तो हमारे इंस्पेक्शन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमने किसी भी किस्म के जो सिक या डिजीज्ड एनिमल है या पर्टिकुलरली वो डिजीज जो जूनोटिक नेचर की हैं, जो बर्ड से इंसानों में आ सकती हैं, इस तरह के बर्ड्स को हमने फर्दर प्रोसेस नहीं होने देना, इस तरह के बर्ड्स को हमने अपने सिस्टम में एंटर नहीं होने देना। उसके अलावा जो इंस्पेक्टर होता है वो इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि जितनी भी आपकी जो वर्किंग है वो आपके जितना भी जो हैंडलिंग है, पैकेजिंग है या लेबलिंग ऑफ द कार्कस है वो एक रेगुलेशन के मुताबिक हो रहा है, या कोई विदाउट एनी रेगुलेशन एक ऐसे इज इट इज ही चल रहा है। इसके अलावा हम थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर भी वर्किंग करते हैं कि जब आपको कोई अच्छी एजेंसी की आप स्टैंडर्ड्स को मेट करते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फिर आप उस कंपनी की स्टैंप जो है वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगा देते हो। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो तो फिर आपके कारखाने जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जा सकते हैं। अगर आपके इंटरनेशनल को फॉलो नहीं करे, कोई लोकल है, तो फिर वो लोकल लेवल की आपकी स्टैंप लगती है। जब हम इंस्पेक्शन क्राइटेरियाज की बात करते हैं तो जो 8 इंस्पेक्शन क्राइटेरियाज है उनमें से जो पहला इंस्पेक्शन क्राइटेरिया है वह इंस्पेक्शन ऑफ लाइव बर्ड्स प्रायर टू स्लॉटर या एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन। ये जैसे उसका नाम है कि ये उसका लाइव बर्ड एरिया में ये हम करते हैं, और ये हम करते हैं कि जब बर्ड्स लाइव बर्ड एरिया में आते हैं तो उनको क्रेट्स या कंटेनर्स के अंदर ही चेक कर लेते हैं कि आया कि वो उनकी एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन में बर्ड हेल्थी है या सिक है। अगर तो हेल्दी होगा तो हम उसको आगे प्रोसेस होने देंगे, अगर हेल्दी नहीं होगा तो फिर उस तरह के बर्ड्स को फिर कोशिश ये की जाती है कि वापस भेज दिया जाए या यूज़ ना किया जाए। उसमें जो एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन में हम नॉर्मली एडिमा, स्किन लाइंस, डायरिया या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बेस पर उसको एनालिसिस करते हैं, और डिफरेंट डिजीज़ के लिए हम उसके सिम्टम्स को मैच करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल डिजीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बर्ड्स आते हैं, अगर जो डेड बर्ड होंगे तो उनको उसी टाइम कंडेम कर दिया जाता है, उसको फर्दर यूज़ नहीं करते। लेकिन कंडेम करने से पहले उन बर्ड्स का हम पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं, और पोस्टमार्टम एनालिसिस से हमें जो भी हमारी जो फ्लॉक आते हैं उनकी सिचुएशन का पता चल जाता है कि उनके अंदर कौन सी डिजीज़ जो हैं वो प्रिवेलेंट है, कौन सी प्रिवेलिंग डिजीज़ कौन सी है, तो फिर हम उस तरह से उस तरह के जो बर्ड्स होते हैं उनको सेपरेट कर देते हैं। और अक्सर ये प्रैक्टिस भी की जाती है कि जो सस्पेक्टेड फ्लॉक्स होते हैं या जिन फ्लॉक्स पे हमें थोड़ा सा होता है कि ये शायद बीमार है, तो उनको हेल्दी फ्लॉक से सेपरेट करके सबसे एंड में स्लॉटर किया जाता है। सबसे एंड में स्लॉटर करने का मकसद ये होता है कि आप जब वो वाले बर्ड्स चलेंगे तो वो आखिरी फ्लॉक है वो रश नहीं होगा, तो आप इंडिविजुअल बर्ड को एनालिसिस कर सकते हो। सेकंड स्टेप जो हमारे पास आता है वो होता है जी इंस्पेक्शन आफ्टर स्लॉटर या पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन। इसमें हम जितने भी बर्ड्स के जो कार्कसेस आ रहे होते हैं उनको लाइन के ऊपर मॉनिटर करते हैं, और जो भी हमें थोड़े से सिक फील होंगे
उनको हम सेपरेट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, जैसे हमने पहले थोड़ा सा मैंने आपको बताया। उसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो होता है जी कंडेमनेशन एंड डिस्पोजिशन, के आपके जो कंडेमनेशन है आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स बतानी होती है कि ये स्टैंडर्ड्स होंगे या ये कंडीशन होगी, तो इस केस में मैं बर्ड को कंडेम कर दूंगा, बर्ड को यूज़ नहीं करूंगा, या ये रिक्वायरमेंट्स होगी तो इस तरह के बर्ड को मैं अलाउ करूंगा। चौथे नंबर पे हमारे पास आती है जी सैनिटरी स्लैटर एंड ड्रेसिंग इंस्पेक्शन। इस केस में जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने कोशिश ये करनी होती है कि कारकसेस के ऊपर किसी भी किस्म का कोई फीकल कंटेमिनेशन या जो गट स्पिलेज है, कि गट के जो पार्ट्स हैं जब आप विसरेशन कर रहे होते हैं तो गट जो है उस वो ब्रेक हो जाती है और उसके जो कंटेंट्स हैं वो कारकस के ऊपर आ जाते हैं। इस तरह की कंडीशन हो तो ये उसकी सैनिटरी प्रैक्टिसेस है कि आपकी सैनिटरी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है। इस केस में आपको कारकसेस को लाइन से रिमूव करना चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज का है, कुछ कंपनीज कहती हैं कि इस तरह के कारकसेस को यूज़ ही नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं तो आपके जो फीकल कंटेमिनेशन वाले कारकसेस है या जिनमें गट कंटेंट्स है, आप उनको यूज़ ही ना करें। दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर वो किसी ऐसे पार्ट में लगा तो वो कुछ कंपनीज उस स्पेसिफिक पोर्शन को ट्रिम कर देती है, कट कर देती है। या तीसरी सिचुएशन क्या है कि आप उस कारकस को डिसइंफेक्ट कर ले, डिकंटेमिनेट कर ले क्लोरीन वाटर से या वैक्यूम वगैरह कोई भी मेथड से आप डिकंटेमिनेट करके तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस चीज़ की हम इंस्पेक्शन करते हैं वो होती है चिलिंग ऑफ पोल्ट्री। चिलिंग ऑफ पोल्ट्री में ये है कि आपने एक स्टैंडर्ड है कि आपने इस टाइम तक कारकस को चिल कर देना, उसका टेम्परेचर लो कर देना। पिछली क्लास में हमने चिलिंग पढ़ी भी थी कि हम बैक्टीरियल ग्रोथ को बेसिकली मिनिमाइज करना चाहते हैं, और उसके लिए स्टैंडर्ड ये है कि 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कारकस का टेम्परेचर आपने करना है, उसका जो मस्ट डीप मसल टेम्परेचर है। उसके लिए डिफरेंट टाइमिंग चाहिए होती है कि इतनी देर तक ये टेम्परेचर लो हो जाना चाहिए। 4 के ब्रायलर के लिए 4 आवर है, 4 to 8 पाउंड ब्रायलर के लिए 6 आवर है, 8 पाउंड के ब्रायलर या टर्की के लिए 8 आवर्स है। जिपलेट्स के केस में कहा जाता है कि दो विद इन 2 आवर्स आप उनको टेम्परेचर उनका लो कर दें। और इसके अलावा इंस्पेक्टर ने ये भी चीज़ चेक करनी होती है कि वो जो मॉइस्चर अपटेक है, जो वाटर रिटेंशन है ड्यूरिंग चिलिंग, उसको भी इंस्पेक्ट करना होता है। सिक्स्थ पॉइंट जो इसमें आता है हमारे पास वो होती है जी प्लांट सैनिटेशन। जैसे हमने कारकस सैनिटेशन की बात की है, इसी तरीके से प्लांट सैनिटेशन होती है कि आप ओवरऑल अपने प्रोसेसिंग प्लांट के एक डिफरेंट एरियाज को मॉनिटर करते हो कि आया कि वहाँ पे जो सैनिटेशन या जो उसके उधर हम फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेट हो रही हैं कि नहीं। आजकल मोस्टली जो कंपनीज है वो हैसब या एसएसओपी सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे वर्किंग करती हैं। और हैसब या एसएसओपी की तरफ जब आप जाते हैं तो इस केस में ये है कि आपने अपना एक प्रोटोकॉल डेवलप करना होता है हर यूनिट का। आपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर, प्रीमिसेस, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, पर्सनल फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, वेस्ट हैंडलिंग, कूलर्स, फ्रीजर्स, और इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स और पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स, इन सारी चीज़ों का एक बेसिक फ्रेमवर्क आपने देना होता है कि हम ये चीज़ें इस तरीके से करेंगे, ऐसे हम डिफरेंट पैथोजेंस को कंट्रोल करेंगे या ये वर्किंग होगी। तो ये वो जो इंस्पेक्टर होता है वो फिर इन चीज़ों की भी मॉनिटरिंग रेगुलरली साथ साथ करता है। जो सेवंथ पॉइंट इसमें आता है जी वो होता है कार्कस इंस्पेक्शन ऑफ रेडी टू कुक पोल्ट्री। यूजुअली क्या होता है कि एक हमने पहले इंस्पेक्शन पढ़ी है कि आपने विसरेशन एरिया में बर्ड्स की इंस्पेक्शन की, उसके बाद ये एक फाइनल इंस्पेक्शन होती है जो रिकमेंड की जाती है कि जब आप पोस्ट चिलिंग में हो तो आप वहाँ पर मॉनिटरिंग करें, या प्री चिलिंग में भी आप कर सकते हैं कि आप रैंडमली 10 सैंपल जब कुछ 5 10 15 20 किसी भी अमाउंट में आप सैंपल जो भी आपका एक स्टैंडर्ड होगा वो आप सैंपल नंबर ऑफ सैंपल्स ले, और वो आप मॉनिटर करेंगे आया कि जितने भी पहले वाले प्रोसेस थे वो प्रॉपर तरीके से हुए हैं कि नहीं, कोई फैदर तो नहीं लग गया उनके ऊपर, या जितने भी जो उसकी कटिंग हो रही है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं। तो ये चीज़ें आपने मॉनिटर करनी होती है। और एट्थ पॉइंट जो इसकी मॉनिटरिंग में आता है वो होता है जी मॉनिटरिंग रेजिड्यूज। क्या आप जो कार्कसेस हैं उस उनके रैंडमली हम सैम्पलिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं कि किसी भी किस्म का कोई हैवी मेटल्स, कोई एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, कोई भी इस किस्म का रेजिड्यू तो नहीं है उस कार्कस के ऊपर। तो हम इस चीज़ की भी मॉनिटरिंग साथ साथ कर रहे होते हैं। पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन जब हम करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जिनके केस में हम कारकस को कंडेम कर देते हैं। वो हम किसी भी सूरत में
इन डिजीज़ वाले कार्केस को हम एक्सेप्टेबल नहीं करते, ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं लेके आते। इनमें हमारे पास दो कैटेगरीज होती है। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम होल कार्कस को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि वो जो कंडीशन है, वो जो इन्फेक्शन है, वो पूरे कार्कस में फैलाता है। और कुछ केसेस में हम स्पेसिफिक एरिया को कंडेम करते हैं, पूरे कार्कस को कंडेम नहीं करते। लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, ल्यूकोसिस है, सेप्टिसीमिया है, तो इन केसेस में हम होल कार्कस को कर देंगे। साइनोवाइटिस है, ट्यूमर्स हैं, ब्रूजेस है, इस केस में हम स्पेसिफिक पार्ट्स समटाइम कट कर देते हैं जहाँ पे ये इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा हमारे पास जो कैटेगरीज होती है जिनको हम कंडेम करते हैं, कैडावर है, कंटामिनेटेड कार्कसेस है, ओवरस्केल्ड है, एड्स सेकुलाइटिस अगर हुआ हो तो वो जूनोटिक नेचर की डिजीज होती है। तो ये हम सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। यहाँ पे मैंने इनकी थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल नहीं दी, क्योंकि फिर वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाते हैं। इसकी अगर आपने ज़्यादा डिटेल देखनी हो तो जो मैंने आपको बुक्स दी हुई हैं, उसमें आप शाही बरबत की जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें आपको इस इनकी डिटेल मिल जाएगी कि ये डिजीज़ क्या होती है, इनमें क्या कंडीशन आती हैं, तो वो सारा कुछ आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे आप कार्कस की इंस्पेक्शन करते हैं, इसी तरीके से लीवर की भी इंस्पेक्शन होती है। लीवर के भी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है कि आपने उन चीज़ों को मेंटेन रखना होता है, उनको मद्देनजर रखते हुए उसकी इंस्पेक्शन करनी होती है। लाइक लीवर के केस में अगर लीवर के ऊपर फैटी डिजनरेशन हुई हो या हेमरेजिंग हुई हो, तो उस केस में आप लीवर्स को उस लीवर को कंडेम कर देंगे। इसी तरीके से कोई लीवर इन्फ्लेम्ड है, उसके ऊपर कोई एब्सेस डेवलप हुई है या नेक्रोटिक एरिया डेवलप हुआ हुआ है, तो उस केस में भी आप कंडेम कर देंगे। इसी तरीके से सिरोटिक लीवर जो है, या जिनके ऊपर ल्यूकोटिक ट्यूमर्स हैं या सिस्ट डेवलप हुए हैं, उस केस में भी आप लीवर्स को कंडेम कर देंगे। फिर चौथी जो हमारे पास आ जाती है कि आपका अगर लीवर डिस्कलरेशन हुई हुई है, उसका कलर चेंज हुआ है, किसी जो बाइल उसके ऊपर कंटेमिनेशन करती है, या कोई भी फीकल मटेरियल जो है वो आ गया, इंटेस्टाइनल मटेरियल कुछ आ गया, तो उस केस में भी हम लीवर को कंडेम कर देते हैं। इंस्पेक्शन के बाद जो हमारी एक ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसको मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि यूएसडीए ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें हम उसको उसके ऊपर एक लोगो लगा देते हैं कि ये हमारा ए ग्रेड कारकस है या बी ग्रेड कारकस है। जब हम उसकी बात करते हैं तो उसमें कारकसेस के लिए कुछ स्पेसिफिक सेट हैं कि हम डिफरेंट पार्ट्स को एवेल्युएट करते हैं, और उन पार्ट्स में जो भी कारकस की सिचुएशन होती है, उस हिसाब से हम कारकस को ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड कारकस में डिवाइड करते हैं। उसमें जो हमारे पास क्राइटेरिया में आती चीज़ें, वो कार्कस की कन्फर्मेशन है, फ्लैशिंग है, फैट कवरिंग, डिफेदरिंग, डिसकलरेशन, एक्सपोज्ड फ्लैश, फ्रीजिंग डिफेक्ट्स, डिसजॉइंट्स और ब्रोकन बोन्स और मिसिंग पार्ट्स हैं। अब हम इन सारे चीज़ों के ऊपर कार्कस को एवेल्युएट करेंगे। अगर सारी चीज़ें ओके हैं, किसी किस्म उसकी कन्फर्मेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, फ्लैशिंग स्कोर बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर तरीके से मीट डेवलप हुआ हुआ फ्लैशिंग है, फैट कवरिंग मुनासिब सी है, कोई बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, डिफेदरिंग कम्प्लीटली हुई है, कोई डिस्कलरेशन नहीं डेवलप हुई, कोई एक्सपोज फ्लैश नहीं है कुछ ज़्यादा, फ्रीजिंग डिफेक्ट नहीं है, कोई डिसजॉइंट या ब्रोकन बोन नहीं है, या कोई मिसिंग पार्ट नहीं है, तो इस तरह के कारकस को हम ए ग्रेड में कह देंगे। अगर किसी भी कारकस में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती जाएगी, तो उस हिसाब से हम उसकी ग्रेडिंग जो है वो बी ग्रेड या सी ग्रेड की तरफ लेके जाते जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ये ग्रेडिंग है, ये हम कार्कसेस की करते हैं। जो ए बी सी ग्रेड है वो हम जिबलेट्स या नेक या टेल वगैरह या स्किन की हम इस तरह ग्रेडिंग नहीं करते। इसी तरीके से जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं बोनलेस ब्रेस्ट की, तो बोनलेस की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि बोनलेस, इसमें किसी किस्म की भी बोन, टेंडन, कार्टिलेज या डिस्कलरेशन या कोई ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो उससे भी उसकी क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होगी। यहाँ पे एक समरी दी गई है कि जो यूएसडीए के ए बी सी ग्रेड है, उनमें हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। डिटेल्ड जो है वो अगेन मैं यहाँ पे भी आपको अगर ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं लेके जाना चाहता, डिटेल जो है वो आपको बुक से मिल जाएंगी। जब आप फ्यूचर में किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो डिटेल्ड आप यूएसडीए की वेबसाइट से गाइडलाइन मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक जनरल समरी के तौर पर अगर आपको बताऊँ कि आप कन्फर्मेशन में उसकी ब्रेस्ट बोन देखेंगे, जो ए ग्रेड कारकस है वो उसमें जो कन्फर्मेशन है वो नॉर्मल होनी चाहिए। स्लाइड कर्व या डेंट होना चाहिए ब्रेस्ट बोन में, बैक में भी स्लाइड कर्व होनी चाहिए, लेग और जो विंग है वो नॉर्मल होनी चाहिए। जबकि बी ग्रेड में
मॉडरेट डिफॉर्मिटीज़ होनी चाहिए, और सी ग्रेड में वो अबनॉर्मल होती है चीज़ें। इसी तरीके से फ्लैशिंग की अगर हम बात करें तो ए ग्रेड कारकस वेल फ्लैश्ड होता है, पी ग्रेड मॉडरेटली फ्लैश्ड है, सी ग्रेड कारकस जो है वो पुअरली फ्लैश्ड है। सेम फैट कवरिंग आता है, और इसी तरीके से डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आप मेनली इस तरीके से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम। आई होप कि आपको लेक्चर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो या कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।